नमस्कार। बेहतरीन राशियों में एक तुला राशि भी है जो कि बहुत ज़्यादा एक राजशाही राशि मानी जाती है और संसार से संबंधित जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, यदि इस राशि में शुक्र और शनि अच्छे हुए तो निश्चित रूप से इन राशि वालों को मिल जाती है। और यही जो कालचक्र की 7वीं राशि है तुला राशि, इसका आने वाला मई महीना कैसा होगा, यानी गोचर जो है इन्हें किस दिशा में लेके जाएंगे और क्या क्या परिवर्तन ले आएंगे, उस पर आधारित ये वीडियो है। और आइए देखने का प्रयास करते हैं। चंद्र राशि पर आधारित ये वीडियो होती है, पहले मैं बताता आया हूँ। जिसकी कुंडली यानी नैसर्गिक कुंडली में चंद्रमा जो है वो 7 अंक में है, उनके लिए ये वीडियो मार्गदर्शक हो सकती है, उन्हें एक दिशा दे सकती है। और गोचर जो है उसमें पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि जो गोचर है उसको और जो आपकी नैसर्गिक कुंडली है उन दोनों को मिला के ही फलादेश करना उचित होता है। गोचर में यदि ग्रह बहुत अच्छे हैं और नैसर्गिक कुंडली में भी ग्रह बहुत अच्छे हैं तो बिना संशय के बहुत ही शानदार फल मिलेंगे। लेकिन गोचर में बड़े अच्छे फल मिल रहे हों और कुंडली में जो है ग्रह के भाव या राशि वो ना हो जो कि गोचर में हो, यानी उससे थोड़े डेटोरिएट हो, कम हो कह सकते हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच हो या डिग्री वाइज प्रबल ना हो, तो एक मध्यम फल मिलने की संभावना रहती है। हालांकि गोचर बहुत अच्छा हो लेकिन नैसर्गिक कुंडली अच्छी ना हो तो फल एक मध्यम मिलेगा। तो ये आपको मिला लेना है। गोचर अच्छा हो रहा है, मैं बता तो अच्छी चीज़ें रहा हूँ, लेकिन आपके साथ कभी कभी घटनाएं उस तरह की नहीं होती हैं तो आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली भी देखनी है कि नैसर्गिक कुंडली में आपके जो ग्रह हैं वो किस तरह के हैं, कितने पावरफुल हैं, कितनी डिग्री के हैं या किस राशि में हैं। और उससे संबंधित यदि सवाल आपके हैं, आपको याद नहीं समझ में आता है तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ भी सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। तो तुला राशि को ले लेते हैं कि इनके लिए गोचर क्या है। इनके लिए देखा जाए तो इनका अष्टम भाव जो है वो एक प्रभावी है। अष्टम भाव में इनके 4 ग्रह रहेगा। यदि कुछ ग्रहों की बात कर ले, जैसे राहु केतु और बृहस्पति शनि की बात करें, लंबे समय तक के लिए गोचर है और जहाँ थे पहले इस पर काफ़ी वीडियो बन चुकी है और उसी भाव में वो रहेंगे। गोचर जो होंगे वो शुक्र के होंगे, बुध के होंगे, सूर्य के होंगे और मंगल जो है वो भी इनके 9वें भाव में रहेगा मिथुन राशि में, जो कि 2 जून तक रहने वाला है। इस पर एक अलग से वीडियो पहले ही बन चुकी है कि तुला राशि के लिए मंगल जो है उसका गोचर क्या फल दे रहा है, इसको आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो अष्टम भाव जो है इनका प्रभावी रहेगा, जहाँ पे बुध, शुक्र, राहु और सूर्य ये 4 ग्रह रहेंगे। अब ये प्रभाव जो है इनको किस तरह से चेंज करेगा या इनको किस दिशा में लेके जाएगा। शनि को देखा जाए तो शनि इनके लिए तुला राशि के लिए प्रबल राजयोगकारी होता है और इनके 4th भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है, अपनी खुद की राशि में, तो निश्चित रूप से प्रबल राजयोग बनाए हुए है शनि। और शुक्र जो है इनका खुद का अधिपति होता है, लेकिन वो अष्टम में गया है और अपनी खुद की राशि में यानी वृष राशि में है, जो उसकी दूसरी राशि है वृष राशि, उसमें है ये। तो हालांकि लग्न के लॉर्ड को यदि अष्टम में जाए तो दोष नहीं लगता है, लेकिन अष्टम का शुक्र जो होता है वो आदमी को सांसारिक चीज़ों का चहेता बना देता है। कह सकते हैं कि सांसारिक चीज़ों की चाह जो होती है उसके प्रति अट्रैक्शन जो होता है व्यक्तियों का बढ़ा देता है। पूजा पाठ और मन जो है धार्मिक चीज़ों से हट के भोग विलास में लग जाता है। भगवान पे ध्यान कम देना, संसार की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ पे प्रबल शुक्र का ये मतलब हो जाता है। तो शुक्र यहाँ पे 4 मई से लेके और 29 मई तक यहाँ पे रहेगा, यानी पूरे महीने भर कह सकते हैं यहाँ पे रहेगा। बुध जो है वो भी 1 मई से लेके 26 मई तक यहीं पे रहेगा। राहु पहले से यहाँ पे है। सूर्य जो है फिलहाल अभी आपके 7वें भाव में उच्च का चला आ रहा है मेष राशि में, वो भी चला आएगा आपके अष्टम भाव में और पूरे 15 जून तक फिर आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो ये 4 ग्रह जो हैं चतुर्ग्रही योग बनाएंगे और चतुर्ग्रही योग कहीं ना कहीं से राजयोग की श्रृंखला में आते हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन योगों का भी कुछ न कुछ जो है दुष्परिणाम देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि शुक्र जो है बड़ा ही अच्छा है, अपने खुद की राशि में है, लेकिन आपको धार्मिक चीज़ों से हटा के आपको खान पान में अतिरेक करना, भोग विलास की चीज़ों पे व्यय करना, घूमने फिरने से संबंधित व्यय करना, कपड़े जूते ऑर्नामेंट्स है परफ्यूम है इन पे व्यय करना, ये सारी चीज़ें देगा आपको। तो यहाँ पे शुक्र जो है उच्च का तो है, अच्छी राशि में अपनी खुद की राशि में है, लेकिन आपको गलत दिशा की तरफ ले जा रहा है। तो इससे आपको बचना होगा, अपने आप पे कह सकते हैं एक नियंत्रण रखना होगा, अपने आप पे एक कह सकते हैं कि ये सोचना होगा कि आपके व्यय करने की शक्ति जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आय से ज़्यादा है। यदि व्यय आपका जो है वो आय से ज़्यादा है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा आपको समस्याएं ज़रूर दे सकता है यहाँ पे, तो इससे आपको बच के रहना होगा। बाकी यदि आपके पास जितने कमाई के संसाधन हैं उससे कम आप खर्च कर रहे हैं और सारी चीज़ें यदि ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको व्यय करना चाहिए। भोग विलास से संबंधित चीज़ों पर व्यय करिए, घूमने फिरने से संबंधित चीज़ों पर व्यय करिए। निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं रिक्रिएशन वाला, एक इंजॉयमेंट वाला वीक रहेगा और महीना रहेगा ये मई का आपके लिए। बुध जो है ये भी
यहाँ पे रहेगा और बुध जब अष्टम में होता है तो ये आदमी का दिमाग जो है वो प्रबल बना देता है, कह सकते हैं। और अष्टम भाव जो है वो खोज से कह सकते हैं, अन्वेषण से कह सकते हैं, पारलौकिक ज्ञान से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बुध जो है आपको रिसर्च, एज ए रिसर्च स्कॉलर कह सकते हैं, यानी एज ए आपको खोज करने वाला कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी सफलता दे सकता है। खासतौर से आप जो अपना रिसर्च करना चाह रहे थे किसी फील्ड में, या आप ज्योतिष से संबंधित फील्ड में रिसर्च कर रहे थे, गणित से संबंधित किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे थे, तो बुध यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त आपको सफलता दे सकता है। सॉफ्टवेयर कोई नया बनाना चाहते थे, बुध यहाँ पे आपको अच्छी सफलता दे सकता है। आप ओरेटर है, प्रीचर है, तो नई चीज़ें बोलना, नए विचार मन में आना, लोगों को नए विचारों से आकर्षित करना, ये सारी चीज़ें बुध यहाँ पे आपको दे सकता है। तो फल जो है बड़े अच्छे देगा यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं से चतुर्ग्रही योग का कुछ ना कुछ दुष्परिणाम भी है जो शुक्र दे रहा है, उससे आपको बचना है। बुध के परिणाम जो है अच्छे रहेंगे। पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब सारी चीज़ों में इन्वेस्ट इस समय ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, खास तौर से 26 मई तक, क्योंकि यहाँ पैसे फंसने के अंदेशे जो हैं वो ज़्यादा हैं। और जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है इस समय। इन सब चीज़ों से आपको ध्यान अपना हटाना होगा। एक जो सीधा रास्ता है कमाने का, उस पर ही चलते रहिए, चीज़ें आपको बेहतर मिलती जाएंगी। शनि हालांकि देखें तो ससयोग बना के यहाँ पड़ा हुआ है, तो शनि आपको अच्छी जगह तो जरूर लेके जाएगा और चीज़ें भी शानदार दिलाएगा, लेकिन शनि की आदत है धीरे धीरे दिलाना। कर्म आपको करना होगा, यानी कर्महीन होकर आप शनि का फल नहीं पा सकते। जितना ज़्यादा कर्मठ होंगे उतना ज़्यादा शनि आपको अच्छे फल देगा, उतना ज़्यादा आपके साथ न्याय करेगा। अपनी पूरी मेहनत करिए, शनि निश्चित रूप से बड़े शानदार फल देगा, काफ़ी अच्छी जगह आपको लेके जाएगा, काफ़ी ऊंचाई पे आपको लेके जाएगा। तो गोचर जो बुध का है, शुक्र का है, ये अच्छा है, बेहतर है आपके लिए। थोड़ा सजग रह के, थोड़ा सावधान रह के आपको आगे बढ़ना होगा, तो चीज़ें फिर आपके लिए फलीभूत होती रहेंगी। सूर्य को ले लें तो सूर्य यहाँ पे आपके फिलहाल तो सप्तम में, लेकिन 14 मई से लेकर 15 जून तक अष्टम में रहेगा। ये पिता की हेल्थ को खराब कर सकता है, क्योंकि सूर्य जो है जब भी पिता का कारक होता है अष्टम में आ जाए तो पिता के सेहत पे जरूर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है यहाँ पे सूर्य। तो इससे आपको सजग रहना होगा, इससे आपको बचना होगा और पिता के हेल्थ पे विशेष ध्यान देना होगा। अपने खुद के हेल्थ पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, यानी आपकी खुद की हेल्थ प्रभावित ना हो। सूर्य यहाँ पे आंखों की प्रॉब्लम, यात्रा में थोड़े बहुत कष्ट, ये सारी चीज़ें भी दे सकता है आपके अष्टम भाव में बैठ के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सजग रहना होगा कि यात्राएं आप कर रहे हैं उसका पूरा एक आउटलाइन बनाइए कि कहाँ कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है। दवाइयाँ साथ रखिए और सारे प्रिकॉशन साथ रखिए, फिर यात्राएं करिए तो आपके लिए फलीभूत होंगी। पिता के हेल्थ पे विशेष रूप से ध्यान दें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी पिता के लिए भी। तो सूर्य जो है यहाँ पे आपको बहुत अधिक सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। फिलहाल वो 14 मई तक आपके 7th हाउस में बैठ के सपोर्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो आपको अष्टम में आने के बाद बहुत अधिक सपोर्ट नहीं करेगा। आपके खुद की आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है, खासतौर से राइट आइज में प्रॉब्लम दे सकता है। आपको थोड़ा हो सकता है कि बोलने में थोड़ा आपको कर्कश बना दे, थोड़ा आपकी बाड़ी जो है वो तीखी रहे, लोगों को समझ में आने में थोड़ी कह सकते हैं कि आप एरोगेंट समझ में आए या आप थोड़े अहंकारी समझ में आए। ये सारी चीज़ें सूर्य यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि उसकी जो 7वीं दृष्टि है आपके बाड़ी के भाव पे पड़ेगी, आपके अचल संपत्तियों के भाव पे पड़ेगी। और केतु जो है आपके अचल संपत्ति के भाव में है, आपके 2nd हाउस में सूर्य की दृष्टि पड़ना, यानी संपत्तियों के कुछ विवाद भी सामने आ सकते हैं, आपके पुश्तैनी संपत्तियों के विवाद भी सामने आ सकते हैं। इस पर भी आपको एक विशेष दृष्टि रखनी होगी इस गोचर काल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि यहाँ पे आपके शुक्र बड़ा अच्छा है, बुध बड़ा अच्छा है, सूर्य थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में यदि ये ग्रह जो है आपके बड़े बेहतरीन बने, यदि सूर्य जो है मेष राशि में ही है और आपके या सिंह राशि में है, स्वगृही है, तो सूर्य का ये जो फल मैंने बताया उसका मध्यम फल मिलेगा, यानी उसके बुरे फल भी मध्यम आपको मिलेंगे। तो इस पर एक विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली दोनों आपको मिक्स करनी होगी। और ज्योतिष का कार्यक्रम देख के या ज्योतिष पढ़ के या ज्योतिष के इतने सारे गोचर और ग्रहों से संबंधित चीज़ें देख के निश्चित रूप से सभी के मन में एक चीज़ें आ चुकी हैं या सभी लोग ये जान चुके हैं कि कौन से ग्रह किस भाव में उच्च के होते हैं, स्वगृही होते हैं या शत्रु क्षेत्रीय होते हैं। तो अपनी कुंडली इसमें मिलाने में आपको बड़ी आसानी होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आती भी है तो नीचे के नंबरों पर आप सवाल कर सकते हैं, आपको समय के हिसाब से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसमें आप किस तरह से कार्य करें और किस तरह से न करें, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। मंगल को दिन देख लें तो मंगल जो है वो आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव है, पिता का भाव है और यहाँ पे वो शत्रु क्षेत्रीय है। तो आपके पराक्रम को तो जरूर बढ़ाएगा, लेकिन पराक्रम जो है आपका पराक्रम ही रहना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, या उसमें कोई जो कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति ना हो, जिसको एग्जेजरेशन बोलते हैं हम, कि उसमें ऐसा ना हो कि आपकी वाणी में कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आप ही आप हो, सामने वाला जो हो कुछ ना हो।
तो ऐसी चीज़ें फिर आपको नुकसान देंगी, आपको घाटा देंगी। साथ ही उसकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके सुखेश पे पड़ेगी जहाँ पे शनि है। तो आप अपने घर से दूर रहना या यात्राएं करते रहना, घर परिवार में समय न दे पाना, ये सारी चीज़ें भी घटित हो सकती हैं आपके साथ। माता से संबंध थोड़े आपके खराब हो सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना होगा मंगल के संबंध में। और थोड़ा परेशानी जो मंगल से संबंधित है, शनि से संबंधित है, उसको दूर की जा सकती है यदि आप हनुमान की आराधना करते हैं तो। क्योंकि जीवित देव वही माने जाते हैं कलयुग में, और शनि मंगल जहाँ प्रभावित कर रहा हो आपके भाग्य भाव को या सुखेश को, तो उनकी आराधना जरूरी हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की आराधना करें, दिए जलाना और तुलसी की माला चढ़ाना, सिंदूर से उनकी आरती करना, ये सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मल चीज़ें, प्रक्रिया हनुमान की आराधना में, ये सारी चीज़ें करें। इनके पाप रोहों में कमी भी आएगी और शुभ फल जो है उनमें वृद्धि भी होती जाएगी। देखा जाए तो बृहस्पति जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे फल लेके आ रहा है, पंचम का लॉर्ड है। साथ ही उसकी दृष्टि जो है आप देखेंगे 5वीं जो है आपके भाग्य भाव पे, तो मंगल के जहाँ दुष्प्रभाव को कम करेगा वहीं आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है, परिवार में एक सामंजस्य सारी चीज़ें रहेंगी। अपने आप पे सिर्फ नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पे, अपने हाव भाव पे बेहतर एक बना हुआ है। अपने खान पान पे अतिरेक मत करिए, बाकी चीज़ें आपकी बेहतर बनिए, हेल्थ वाइज भी आप अच्छे रहेंगे। आंखों में थोड़ी समस्याओं की संभावना है, सूर्य से संबंधित जो चोट है या यात्रा में कष्ट है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक आउटलाइन में देखा जाए तो बेहतर है, थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रखें तो ये महीना जो मई का है वो आपके लिए बेहतरीन गुजर सकता है, अच्छा गुजर सकता है। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी आपको कोई अपने सवाल हो तो नीचे के नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।